स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी और जियोग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस मैं ले रहा हूँ। 6 से 12 तक की किताबें मैंने कहा था आपको पढ़ाई जाएगी। तो इस समय मैं आपको क्लास 6 की किताब पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी। और भूगोल का आज हमारा 7वां चैप्टर है, हमारा देश भारत। ओके, आज हम थोड़ा बहुत जो भी क्लास 6 में दिया हुआ है अपने भारत के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसकी स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, जो कुछ भी दिया है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हमारा देश भारत। तो यहाँ पर आप देखिए, ये चैप्टर 7 है, हमारा देश भारत। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर 2 बच्चे हैं, खेल रहे हैं खुशीपूर्वक। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले इसको लाइन बाय लाइन। पढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पर दी हुई है, इसको समझ लीजिए। प्रायद्वीप क्या होता है? ओके, प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। ओके, प्रायद्वीप क्या होता है? अभी ये आपके इस जो आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में प्रायद्वीप शब्द आएगा, इसलिए यहाँ पर प्रायद्वीप मैं पहले आपको समझा दे रहा हूँ कि प्रायद्वीप क्या है। जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, ऐसा स्थल जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ जमीन से यानी कि लैंड से, भूमि से जुड़ा हो। ओके, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ थल से, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। इतना आप समझ लीजिए। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ओके, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ओके, तो कह रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको इसने भौगोलिक विस्तार बताया है कि इसके चारों तरफ क्या क्या मौजूद हैं। अब यहाँ देखिए, फिर बता रहा है, ये फैक्ट है, यहाँ थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ओके, ये सारी चीज़ें हालांकि आप जानते हैं लेकिन फिर भी कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मैंने एग्जैक्ट बता दिया लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं लिखा है, इतना ही लिखा है इसमें। ये देखिए, इसमें इतना ही आपको बताया, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन अगर आप इसको एग्जैक्ट देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ओके क्षेत्रफल है भारत का। तो इसमें आसान दिया हुआ है कि आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े, इसलिए आप 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ही याद रखिए तो बहुत है। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा सर्किल में इसलिए कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पढ़ा रहा हूँ। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है तथा पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई, हमारे भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3200 किलोमीटर बता रहा है। ओके, उत्तर से दक्षिण कितनी किलोमीटर की लंबाई है भारत की? 3200 किलोमीटर। लेकिन ये एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 3214 किलोमीटर है। ओके, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और अब पूरब से पश्चिम की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि ये 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट है 2933 किलोमीटर। ओके, 2933 किलोमीटर एग्जैक्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको आसानी से समझाने के लिए ये दिया है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर
उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3200 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2900 किलोमीटर। ये मोटे मोटे तौर पर आप लोग याद रखिए। और एग्जैक्ट मैंने बता दिया है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। ये मैंने एग्जैक्ट बताया। ओके, तो आप दोनों चीज़ें याद रखिए। ये आपको क्लास 6 के बेस पर यहाँ पर बता रहा है ना, इसलिए ज़्यादा टेक्निकल नहीं दे रहा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। तो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। कहीं मैदान हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं पठार हैं। ओके, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं। फिर यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। हमारे यहाँ जलवायु भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। राजस्थान में अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में अलग प्रकार की, दक्षिणी भारत में अलग प्रकार की जलवायु। जीव भी कई प्रकार के हैं और साथ ही साथ भाषा और संस्कृति में भी हमारे यहाँ कई विभिन्नताएं हैं। अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग हमारे यहाँ हैं। ओके, इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं। मतलब इतने धर्म, इतने भाषा, इतनी संस्कृतियाँ हमारे देश में हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ओके, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना है और दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत हम लोगों का है। ओके, तो ये सब याद रखना है। तो मैंने थोड़ा सा भी उसकी भौगोलिक स्थिति बताई आपको कि उसके आसपास कौन से पर्वत हैं, कौन से सागर, कौन से महासागर हैं, ये थोड़ा मैंने बताया। अब यहाँ देखिए कुछ और चीज़ दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 और 6 मानक समय है। क्या आप बता सकते हैं कि रूस में कितने हैं? ओके, तो रूस में 11 है। मैंने आपको ये शायद जब मैंने अक्षांश और देशांतर वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बताया था कि जिन देशों का विस्तार पूरब से पश्चिम अधिक होता है वहाँ एक मानक समय रेखा नहीं होता है। जैसे अपने यहाँ एक ही है, प्रमुख जो समय निर्धारित करने वाली रेखा है वो एक ही है, यानी 82.5 डिग्री। लेकिन ऐसे जो बहुत ज़्यादा पूरब से पश्चिम में विस्तृत हैं जैसे रूस या फिर चाइना, तो यहाँ एक से अधिक वहाँ पर मानक समय रेखाएं होती हैं। तो ये कह रहा है अमेरिका में 7 है, कनाडा में 6 है और चाइना में शायद 3 है और रसिया में आपका 11 है, क्योंकि रसिया पूरब से पश्चिम दूर तक विस्तृत है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते रहिए। फिर यहाँ हम भारत की स्थिति की बात करते हैं थोड़ा सा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके, मैंने बताया था अगर हम पृथ्वी को 2 भागों में बांट लें और ये मान लीजिए बीच वाली जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है, तो इसके जो ऊपर वाला है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, यानी ऊपर के यानी भूमध्य रेखा के जो ऊपर वाले भाग हैं उनको हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यही चीज़ आपसे यहाँ पर बता रहा है। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा भी मैंने आपको बताई थी 23.5 डिग्री, यानी 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ओके, ये मैंने आपको अक्षांश देशांतर पढ़ाया तब बताया, तो उसको पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, हमारे देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अभी यहाँ पर मैं जब चित्र आगे लूँगा तो उसको दिखाऊंगा। अभी आगे चित्र इसमें दिया होगा। ये देखिए, हमको कह भी रहा कि चित्र 7.2 में देखिए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, पहले यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। यानी कि भारत का कुल मिलाकर ये कह रहा है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री। इसको याद रखिए। अब किस तरह से याद रखना है ये आप जानिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, जो इस टाइप की ये जो 4 के ऊपर एक छोटी सी लकीर है इसको बोलते हैं मिनट, ओके। और जो 8 के ऊपर गोला टाइप का बना उसको डिग्री बोलते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। कोई पूछ ले कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये देखिए, पश्चिम से पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ये आपको याद रखना है, चाहे आप कोई नंबर मान लीजिए, जैसे आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं वैसे इसको याद रखिए, लेकिन याद करना ज़रूरी है। अगर आप भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले भारत की स्थिति विस्तार को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांट दें तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत, तो भाई अगर हम इसको उत्तर से दक्षिण बांट रहे हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। लेकिन अब वो कह रहा है आपसे कि अगर हम पृथ्वी को पूरब से पश्चिम में बांट दें तो भारत किस गोलार्ध में आएगा? तो भारत पूर्वी गोलार्ध में आएगा, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत किस गोलार्ध में पड़ता है टोटल, अगर एग्जैक्ट बताएं तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपसे यही जानना चाहता है, ओके। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। मैंने बताया कि भारत का भी विस्तार लगभग 29 देशांतर रेखाएं हैं, ओके। बीच में 29 देशांतर रेखाएं पड़ती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा विस्तार है। हालांकि रसिया के इतना नहीं है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय अंतर लगभग 2 घंटे का है, ओके। 2 घंटे का मतलब जैसे अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात, पूरब में अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उनके समय में 2 घंटे का अंतर होता है, ओके। अभी आगे सब कुछ बताएगा। देखिए, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब मान लीजिए यहाँ 1 डिग्री है और यहाँ 2 डिग्री है। ये 2 डिग्री देशांतर है, ये 1 डिग्री देशांतर। तो यहाँ बज रहा है 12, तो यहाँ बजेगा 12:04। यानी कि 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। जैसे जैसे हम पूरब की ओर जाएंगे समय बढ़ता जाएगा, पश्चिम की ओर जाएंगे घटता जाएगा, ओके। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, ओके। सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले ही हो जाता है पूरब में अरुणाचल प्रदेश में। ये सब मैंने बताया है, आप पहले पढ़ चुके हैं कि लगभग, ये देखिए ये भी आ गया 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर कहा जाता है। इसलिए माना गया है ताकि समय को एक साथ रख सकें, ओके। तो जो 82.5 डिग्री रेखा है वो ऐसे गुजरती है, यहाँ से नहीं, थोड़ा सा इधर से गुजरती है ऐसे करके। तो ये एग्ज़ाम अगर हम देखें तो ये भारत के बीच में है, यानी कि इधर से भी दूरी बराबर है, इधर से भी। अगर हम इसको ना मानते, यानी 82.5 डिग्री देशांतर को भारतीय का मानक समय रेखा ना मानते तो ये काफ़ी गड़बड़ हो जाता, समय में अंतर हो जाता, ट्रेनें इधर से उधर पहुंचने में काफ़ी प्रॉब्लम होती। जो ट्रेनें चलती हैं समय अनुसार वो सब प्रॉब्लम हो जाता।
तो अब यहाँ पर आप देखिए भारत के पड़ोसी देशों की बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो हम लोग सबसे पहले तो यहीं पर देख लेते हैं चित्र में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। बहुत ही अच्छा चित्र यहाँ पर दिया हुआ। देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और कुछ समय पहले नहीं, कुछ वर्षों पहले ये भारत का ही भाग था, आप सभी लोग जानते हैं। ये देखिए नेपाल, तो पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल है, ये देखिए चाइना, हालांकि ये तिब्बत है, तिब्बत पर अब चाइना का कब्जा है, अधिकार है, तो इसलिए हम तिब्बत को चाइना में ही जोड़ेंगे। तो चाइना भी पड़ोसी देश है। फिर यहाँ देखिए बांग्लादेश, और यहाँ आप देखेंगे तो थोड़ा सा अफ़गानिस्तान भी भारत से सीमा बनाता है। और यहाँ पर आप देखिए भूटान, फिर यहाँ देखिए म्यांमार। तो यानी कि कितने देश हो गए? अगर हम देशों की बात करें तो 1 देश, 2 देश, 3 देश, 4 देश, 5 देश, 6 देश, 7। ये 7 देश ऐसे हैं जो भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं, मतलब स्थल वाली सीमा बनाते हैं। ओके, देखिए बीच में ना कोई जल है, ना कोई नदी है, ना कोई समुद्र है, ये सब स्थलीय सीमा बनाते हैं। फिर यहाँ अगर हम एक और पड़ोसी देश की बात करें तो ये श्रीलंका है, जो जलीय सीमा बनाता है हम लोग से। यहाँ देखिए दक्षिण में ये श्रीलंका है, एक बूंद की तरह लटका हुआ है। अगर आप श्रीलंका का मैप फ्री में पाना चाहते हैं तो आप भारत का मैप खरीद लीजिए। किसी भी दुकान पर अगर आप भारत का मैप खरीदते हैं तो श्रीलंका का मैप आपको फ्री में मिलेगा। ओके, ऐसे ही। और यहाँ जब मैं अभी शुरुआत में पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि उत्तर में हिमालय पर्वत है। ओके, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत है पूरा ऐसे उत्तर में। और फिर पश्चिम में मैंने बताया था अरब सागर है, तो ये देखिए पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर मैंने बताया था, तो उसको भी आप देख लीजिए। फिर यहाँ एक और पड़ोसी देश है जिसको मालदीव कहते हैं। ओके, इसकी राजधानी माले है, मालदीव। लक्षद्वीप, ये कुछ द्वीप समूह हैं, भारत के छोटे छोटे द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर, ये सब भारत के ही द्वीप समूह हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ और जानकारी दी हुई है। यहाँ देखिए भारतीय राज्य बताए गए हैं, तो इस मैप को आप देख लीजिए। सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर, राजधानी श्रीनगर उसकी दी हुई है। ये वाला जो भाग होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये वाला। ओके, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ अक्सर आपको कन्फ्यूज़न रहता है कौन सा राज्य किस देश से सीमा बना रहा है। जैसे अगर हम पूछें कि भूटान से कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश बनाता है, असम बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है, ओके, सिक्किम बनाता है। तो ये 4 राज्य हो गए, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल वास्तव में यहाँ है, लेकिन किस तरह से इस तरह यहाँ पर पहुँच गया और सीमा बना लिया। ओके, कोई कहेगा ही नहीं कि जो पश्चिम बंगाल है ये नेपाल से सीमा बनाता है। देखिए नेपाल से भी बनाता है, भूटान से भी सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। तो ये वाला जो पॉइंट है, इतना क्षेत्र, ये बहुत आपको ध्यान देना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता, या भूटान से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता, कौन सा बनाता है। इसी में आपको फंसा करके रख देता है। फिर यहाँ आप और भी राज्य देख सकते हैं। दक्षिण में देखिए यहाँ पर केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब तो आंध्र प्रदेश 2 भागों में बढ़ गया है। ये देखिए ऊपर का भाग जो है ये तेलंगाना हो गया है, ये वाला भाग तेलंगाना है जिसकी राजधानी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब बदल गई है और इसका नाम कुछ है, मुझे इसमें मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। राजधानी इसकी कुछ है, प्रस्तावित थी। फिर यहाँ देखिए कुछ आपको जानकारी दी गई है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं, इसको राजकीय सीमा, और इसको राजधानी शहर बोलते हैं, इसको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। ये सब आपको प्रतीक दिया हुआ है, प्रतीक चिन्ह कि इस तरह से है, तो आप ये समझ जाइए कि। फिर ये देखिए 2014 में, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2014 में जून में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। तो भारत का 29वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना, 2014 जून में।
इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। ओके, मैंने बताया था। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि, ये यहाँ पर पाक जल संधि है यहाँ पर। ओके, तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। फिर यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर चित्र दिया है। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 29 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये सब क्लास 6 में दिया है। थोड़ा सा आप अपडेट रहिए, क्योंकि राज्य बनते भी रहते हैं, बिगड़ते भी रहते हैं, कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में बदल जाते हैं, तो ये सारी आप चीज़ें अपडेट करते रहिए। भारत एक विशाल देश है। हाँ, तो यहाँ देखिए ये हिमालय है, ये आपको दिख रहा है ना, ये हिमालय पर्वत है। ये वास्तव में वहाँ पर नहीं है हिमालय पर्वत, वो तो आपको वहाँ दिखा दिया है। ये देखिए ये सब पर्वत हैं, यहाँ हिमालय पर्वत है, ये आके ऐसे मुड़ गया है इधर। देखिए हिमालय, शिवालिक, और यहाँ पर नदियाँ दिया हुआ है, तो नदियों को भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, देखिए झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, यहीं पर एक नदी ब्यास भी होगी। ब्यास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, यहीं पर होगी। ये सिंधु नदी में सब नदियाँ आकर मिल जाती हैं और फिर सिंधु अरब के सागर में देखिए कच्छ की खाड़ी के पास मिल जाती है। और यहाँ देखिए भारतीय नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, चंबल नदी है, इधर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, भारतीय मरुस्थल है, अरावली श्रेणी है, ये पूरा। फिर यहाँ देखिए एक ब्रह्मपुत्र नदी भी है, और भी यहाँ सारी नदियाँ यहाँ पर दी हुई हैं, आप इनको देख लीजिए एक बार। ओके, ये देखिए पर्वतों को इस तरह से दर्शाया गया है। पर्वतीय जो प्रदेश है उनको इस तरह से दर्शाया गया है, इस रंग से। पठारी प्रदेश को पीले रंग से, मैदानी भाग को हरे रंग से। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या है, मैदानी भाग ही है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग था। ओके, मैंने आपको अभी दिखाया भी मानचित्र में। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा है। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, ये देखिए 2 चीज़ें दी हुई हैं। पहला है जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं। ओके, तो नदियाँ अपने साथ कुछ अवसाद लाती हैं, यानी छोटे छोटे मिट्टी के कण, पत्थर के कण उसमें लाती हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को सम्मिलित रूप से जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। निक्षेप का मतलब होता है जमावड़ा। एक जगह जब जमा कर देती हैं तो उसी को जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। जल ओढ़ मतलब जल के साथ में जो आई हैं। फिर यहाँ देखिए सहायक नदियाँ हैं। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसको सहायक नदी कहते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था, जैसे अगर हम पूछें कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि ये अपना जल सिंधु नदी में लाकर डाल देती हैं। अगर हम गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ओके, फिर थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम लोग। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। यानी कि भारत में एक ही प्रकार के स्थल रूप नहीं पाए जाते हैं। कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं नदियाँ हैं, तो कहीं घाटी है, कहीं द्वीप समूह है, कहीं तटीय मैदान है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। ओके, हिमालय को 3 भागों में बांट दिया गया है।
तो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय कहते हैं या जिसको हिमाद्री बोलते हैं। ये सब अभी यहाँ थोड़ा बहुत दिया है, तब आप इसको बड़े क्लास में पढ़ेंगे तो डिटेल में दिया रहेगा। तो फिलहाल अभी ये जानिए कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट। मध्य हिमालय है या हिमाचल जिसको बोलते हैं, ये हिमाद्री के दक्षिण में है। ओके, तो सबसे उत्तर में कौन है, बृहत हिमालय या हिमाद्री। फिर उसके बाद आता है मध्य हिमालय जिसको हिमाचल भी बोलते हैं, ये हिमाद्री के दक्षिण में है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर है, पहाड़ी स्थान जहाँ पर लोग अक्सर घूमने के लिए जाते हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो यहाँ पर 3 श्रृंखला उसने बताई, एक तो बृहत हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, दूसरा है मध्य हिमालय जिसको हिमाचल बोलते हैं, तीसरा है शिवालिक। फिर है हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ओके, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र इन सभी का मैदान। तो भारत के यानी हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। निक्षेप मतलब मैंने बताया था जमावड़ा, यानी मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो महीन महीन होते हैं उनका जमावड़ा। तो उन्हीं से इस मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तरी मैदान का निर्माण किन नदियों की सहायता से हुआ, कैसे हुआ है? कोई पूछ ले कि उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, तो सीधा सा जवाब दे दीजिए, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से इनका निर्माण हुआ है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। यानी कि उत्तर प्रदेश का लगभग पूरा का पूरा क्षेत्र गंगा के मैदान में आ जाता है। लगभग पूरा नहीं आता है, बट 70 to 80% जो भाग है उत्तर प्रदेश का वो गंगा के मैदान में ही आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा होती है, चाहे वो किसी भी फसल को ले लीजिए, धान, गेहूँ, गन्ना, यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। फिर है भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है, मैंने आपको बताया था राजस्थान में ये जो है ये मरुस्थल है पूरा। ओके, तो पश्चिमी भाग में मरुस्थल है और भारतीय मरुस्थल या शुष्क, गर्म एवं रेतीला है। रेत ही रेत, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ वनस्पतियों की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। तो दक्षिण भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में प्रायद्वीपीय पठार है। ओके, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी बात कर रहा है, आपको दिखा भी देते हैं। ये जो है ये देखिए, ये सब क्या है, दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पठार इसको बोलते हैं, त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। ओके, अरावली यानी कि राजस्थान में मैंने आपको दिखाया था, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। मैंने पिछले लेक्चर में इसको बताया था। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा यहाँ पर देख लीजिए, इसको भी दिखा देता हूँ आपको। सब कुछ आप देखते चलिए। ये देखिए, ये विंध्य है, ये सतपुड़ा है। ओके, और यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो अपना जल कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में। और बाकी जितनी भी इधर की नदियाँ हैं ये सब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। फिर ये देखिए, यहाँ पर दिया भी हुआ है। इन श्रृंखलाओं से होकर यानी विंध्याचल और सतपुड़ा से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। मैंने आपको बताया ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। तो जो दक्षिण भारत में जो पश्चिमी घाट है उसको बोलते हैं सह्याद्री, और पूर्व में जो स्थित है उसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ओके, पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है। पश्चिम घाट को देखेंगे तो एक समान रूप में है। अभी मैं समझाता हूँ। जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है, आसमान है। इन पठारों में खनिज तथा कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। ओके, तो बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि ये जो पश्चिम में ये वाला है इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट या सह्याद्री, और ये क्रम से है, मतलब बीच बीच में टूटा नहीं है। और ये जो पूरब में है
इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। और ये बीच बीच में क्या है, ये बीच बीच में टूटा हुआ है, ऐसे ऐसे बीच बीच में टूटा है। क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि यहाँ कई प्रकार की नदियाँ हैं और ये नदियाँ इस साइड में आकर के गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो जब ये नदियाँ गिरती हैं तो पहाड़ों को काट दी हैं, तो इसलिए ये जो पूर्वी घाट है ये क्रम वाइज नहीं, सीक्वेंस नहीं है, बीच बीच में टूटा हुआ है, दरारें पड़ी हुई हैं पहाड़ों में। और पश्चिमी घाट एकदम सीक्वेंस है, एक दो नदियाँ हैं, बाकी सब बहुत ज़्यादा नदी वहाँ नहीं है। मैंने बताया ताप्ती और नर्मदा दो नदियाँ हैं, और साबरमती भी है, लूनी भी है। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो कुछ नदियाँ हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, बाकी ज़्यादा जो नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ हैं, वो सब अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। फिर है, हाँ, और ये जो पठारी भाग है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, चाहे कोयला की बात करें, लौह अयस्क की बात करें। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान स्थित हैं। यानी कि पश्चिमी घाट, भारत मान लीजिए ऐसे है, और ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो इसके देखिए पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के, इस तरह से समझ लीजिए, पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूरब में क्या स्थित है? तटीय मैदान, मतलब हरे भरे मैदान पाए जाते हैं, खेती बहुत अच्छी वहाँ पर होती है। ये देखिए, ये मैदान काफ़ी सकरे हैं, मतलब बहुत पतले हैं ऐसे। ओके, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है, जो पूरब का मैदान है वो कुछ चौड़ा है। वहाँ पूरब की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बंगाल की खाड़ी में गिरती। मैंने बताया ये सब नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं, पूर्वी घाट से निकलती हैं। इसलिए कहा जाता है जो पूर्वी घाट है वो काफ़ी टूटा फूटा है, क्योंकि ये नदियाँ पहाड़ों को काट कर फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर, यानी जहाँ पर ये गिरती हैं उसको बोलते हैं मुहाना। जहाँ पर नदियाँ अपने सागर में, महासागर में विलीन होती हैं, मिल जाती हैं, उसके पास वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ पर मिलती हैं उसको मुहाना बोलते हैं। तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। ओके, यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ये डेल्टा बनाया गया है। फिर यहाँ पर एक चीज़ है, कुछ करके सीखें, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये आप पढ़ लीजिए। ओके, ये वाला पॉइंट कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। ओके, डेल्टा का वह भाग जो नदी के मुहाने पर मिलता है उसको नदी का मुहाना कहते हैं, जो नदी के एकदम मुंह पर बनता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करते हैं या मिलती हैं। मैंने अभी आपको बताया भी है। फिर यहाँ एक चीज़ और दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिए। क्या आप जानते हैं प्रवाल क्या होता है? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। ओके, प्रवाल क्या होते हैं? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बन जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। प्रवाल द्वीपों को दर्शाया गया है 7.4 में। ये देखिए, ये प्रवाल यहाँ पर दिखाया गया है, प्रवाल भित्ति। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो एक दीवार टाइप का बना लेते हैं, उसको प्रवाल भित्ति बोलते हैं। सुनामी। ओके, तो यहाँ पर दिया है, कुछ कविता वगैरह दी हुई है, कुछ चित्र दिए हुए हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है,
ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है। ओके, तो जो लक्षद्वीप समूह है ये परवाल भित्तियों से बना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसने सुनामी के बारे में बता ही दिया लास्ट में कि सुनामी क्या है। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि जब भूकंप आता है तभी समुद्रों में, महासागरों में सुनामी आती है, एक तरंग होता है। फिर ये यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। ओके, ये बहुत आसान है। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है उनके नाम लिखिए। तो लिख दीजिए कि ऐसे 6 भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है। फिर उसमें आप लिख दीजिए गंगा, उत्तर भारत का मैदान, हिमालय और तटीय मैदान, द्वीप समूह, भारतीय मरुस्थल, भारतीय पठार, ऐसे लिख दीजिए। तटीय मैदान, ये 6 हो जाएंगे आपके। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। मैंने सब कुछ आपको बताया, तो इसको अब आप कर सकते हैं। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। 7वां चैप्टर था एनसीईआरटी की क्लास 6 का, ज्योग्राफी का, मैंने आपको पढ़ाया। एक चैप्टर इसमें और बचा है, उसको भी मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद ये जो क्लास 6 की किताब है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग 7 की किताब पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो इसको लाइक कीजिए और सारे वीडियोज़ को सीक्वेंस से देखिए। और चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।